तो आगे स्टार्ट करते हैं। वो वीडियो फिर से बीच में कट हो गया था, तो 3 अभी तक जो बेसिक फंडामेंटल आपके कॉन्सेप्ट वो आप पढ़ चुके हैं। अब इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। 4th, अच्छे से बिल्कुल समझ के, जैसा मैं समय लगा रहा हूँ वैसा ही समझ लगाते हुए आपको समझ जाऊंगा। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। और एक बात और मैं आपको बताता हूँ ना, कहते हैं कि जब पहली बार पढ़ा जाए तो बहुत शानदार तरीके से पढ़ा जाए, समय लग जाए भले की, लेकिन बहुत शानदार तरीके से। अगर पहली बार अच्छे से एक बार समय लगा के कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ लिया गया, तो दूसरी बार जब किसी चीज को इंसान पढ़ता है तो ऐसा लगता है नहीं पहले से आता ही है। तो और कुछ चीज पहली बार में रहेगी तो दूसरी बार में भी चांसेस है कि वो छूट ही जाएगी, क्योंकि वो पहली बार वाले को अज्यूम करते कि सुना ही है या आता ही है। तो पहली बार इस तरीके से पढ़ा जाए कि छूटे ना उसमें। इसलिए समय थोड़ा सा लग रहा है, अब आराम से इसको समझते हुए पढ़ो, सारे के सारे नोट्स बनाओ। 4th, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब मैं आगे को बढ़ रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार प्रिंसिपल्स के बारे में दोबारा बता दो। प्रिंसिपल्स वो होते हैं जो गाइड करते हैं एज एन अकाउंटेंट, जब आप काम करेंगे तो आपको क्या करना है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सीधी बात करता है, यहाँ देखना है भाई, इसको छोड़ दो, उसको घूम दो, यहाँ देखो। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि एक जो बिजनेस की फॉर्म है, जो बिजनेस फॉर्म है या जो बिजनेस है जो भी आप कर रहे हो, बिजनेस फॉर्म जो है वो, और जो उसका ओनर है, मालिक है, ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं। बिजनेस और मालिक कैसे हैं? अलग अलग हैं। ये दोनों के दोनों एक सेपरेट एंटिटी है। मैंने लिखा नहीं, इसको एक नाम से और जाना जाता है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसको जिस नाम से जाना जाता है उसका क्या नाम है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये सिंपल सी अपने शब्दों में बात बोलता है कि जो एक बिजनेस फर्म है या एक बिजनेस है, वो और मालिक दोनों अलग अलग लोग हैं। इन दोनों को जब भी आप अकाउंटिंग करो तो अलग अलग मान के चलो। मेरी बात समझ में आ गई? ये मानना है कि मालिक अलग है और बिजनेस अलग है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल भी हैं। जैसे मान लो मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा हूं, अगर मैं कोई भी एक एबीसी स्कूल है उसमें मैं पढ़ाया करता हूं, किसी स्कूल का नाम लेना सही नहीं है, अगर मैं एक किसी एबीसी स्कूल में एक में पढ़ाता हूं, तो अगर वहां का प्रिंसिपल किसी दिन मेरे से ऐंठने लग जाए या वहां का डायरेक्टर ऐंठने लग जाए मेरे से, बोले भैया हम तुम्हें सैलरी दे रहे हैं, तो सीधा जवाब हो सकता है कि तुम हमें सैलरी नहीं दे रहे हो, ये स्कूल जो एबीसी लिमिटेड है ये अपने नाम पे कमा के दे रहा है, क्योंकि वही तो स्कूल सीबीएसई में एफिलिएटेड है। जब बच्चे पास होते हैं तो उसी स्कूल के नाम से तो डिग्री मिलती है कि इस स्कूल में पढ़ा है, तो स्कूल अपने मालिक थोड़ी अपने नाम पे कोई पैसा कमा रहा है। तो बिजनेस की आइडेंटिटी अपने मालिक से अलग है। बिजनेस सारे काम किसके नाम पे करता है? अपने नाम पे करता है। यही बोलता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये बोलता है कि बिजनेस की आइडेंटिटी उसके मालिक से बिल्कुल अलग। बिजनेस सारे काम किसके नाम पे करेगा? अपने नाम पे। जैसे टाटा मोटर्स की अगर बात करते हैं तो टाटा मोटर्स जो है वो रतन टाटा के नाम पे थोड़ी है। टाटा मोटर्स की जितनी जमीन होगी रतन टाटा मोटर्स के नाम पे खरीदी जाएगी। लोन लेगी तो कौन लेगा? टाटा मोटर्स ही अपने नाम पे लोन लेगा। अगर आप केस करोगे तो किस पे होगा? टाटा। बीच में जो विजय माल्या की बात करता, विजय माल्या एक पॉडकास्ट में आया, बोल रहा था कि पीएनबी ने जो लोन दिया था वो किंगफिशर को दिया था, मेरे को थोड़ी दिया था, और बात बिल्कुल सही थी। क्योंकि बिजनेस की आइडेंटिटी, बिजनेस साफ कहता है कि मैं अलग हूं, मालिक अलग है। मैं जो भी काम धाम कर रहा हूँ खुद कर रहा हूँ, मालिक से मेरा कोई मालिक नहीं है, मेरी अलग आइडेंटिटी। लेकिन विजय माल्या वहां पे एक चीज दिक्कत थी, विजय माल्या जो बोल रहा था कि विजय माल्या गारंटर बना था उस कंपनी में, इसीलिए वो फंसा, इसीलिए उससे पैसा मांगा जा रहा है। अगर वो गारंटर नहीं बना होता तो सारा का सारा पैसा वही खाने थे, वो कुछ बोल भी नहीं था। और कायदे से पीएनबी ने लोन दिया भी किसको था? किंगफिशर। कंपनी अपने नाम पर ही चलती है। आप केस भी करोगे तो किंगफिशर पे होगा, इसलिए विजय माल्या आराम से है भी, लेकिन गारंटर बना होता है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। तो क्या कहता है कि बिजनेस और ओनर जो है वो कैसे होंगे? अलग अलग। आगे भी जब आप ये स्क्रीन पे देखो तो उसमें लिखा होगा ओनर, क्रेडिटर, ये वो, इन सबसे बिजनेस अलग। बिजनेस अपने नाम से चलता है। फिर से जो आप एज एन इंडिविजुअल पर्सन कर सकते हो, बिजनेस सब कर सकता है। एक अगर कंपनी है बहुत बड़ी तो जमीन भी कंपनी के नाम पे होगी, कॉन्ट्रैक्ट भी किसके नाम पे होंगे? कंपनी के नाम पे। लोग काम भी कहाँ कर रहे होंगे? कंपनी। मालिक क्या बोले जा रहे ना, उनको सैलरी कमा के भी कौन दे रही है? सब कंपनी के नाम पे तो हो रहा है। तो इसका इंपैक्ट अभी आगे फिर पढ़ेंगे, इंप्लीकेशन जो है उससे तो सवाल पड़ेंगे। तो ये सिंपल बोलता है कि मालिक और उसको अलग। इसी के लिए एक बात सुनना, जब मैं तुम्हें 12th में पढ़ाता था मैंने एक चीज कही थी छोटी सी, मैं कहता था कि जब भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मानो, मालिक मन मानो। समझ आ रहा है? मैं कहता था कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मान के चलना है कि तुम बिजनेस के अकाउंटेंट हो, बिजनेस के अकाउंटेंट, मालिक तो मालिक कुछ भी नहीं। तो पहला इंपैक्ट इसका यही है। सवाल पूछा जाएगा कि जो आप अकाउंटिंग करोगे कभी भी वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे? वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे, मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करोगे।
ये मान के चलोगे कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, बिजनेस की तरह से सोचना भी शुरू करोगे। मेरी बात समझ में आ गई ना। तो बिजनेस की तरफ से हम क्या करना शुरू करेंगे, सोचना भी शुरू करेंगे। तो इसीलिए जो अकाउंटिंग जो होती है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, वो किसके मुताबिक किससे होती है, किसी बिजनेस से, क्योंकि हम बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं। बिजनेस अलग, बिजनेस बोल रहा हम अलग है, मालिक मालिक कोई नहीं है, हमारा मालिक अलग है, तो तुम बिजनेस के लिए काम करोगे सारा का सारा, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरा, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी की सारी अकाउंटिंग होगी। थर्ड, जो हमारा प्रोपराइटर है ना, जो मालिक है, उसके जो जितने भी पर्सनल सारे के सारे मुद्दे हैं, जितने भी सारे आप पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट बोल देता हूं यहां पे। जैसे हमारे मालिक ने एक कार खरीद दी, हमारा मालिक आज घूमने के लिए कहीं विदेश चले गया, उसमें बहुत सारा खर्चा करके आ गया, ठीक है, और मालिक ने दिवाली में ताश खेला, मालिक ने 50,000 रुपए उससे जीत लिए। ये तमाम कहानी मालिक की पर्सनल है। पर्सनल चीजों को मालिक की कभी भी हम अकाउंट में शो, क्योंकि बिजनेस अलग है और मालिक अलग है, हमें मालिक से कोई लेना देना, हम बिजनेस के अकाउंटेंट है, बिजनेस को ही लेके चलता है, मालिक तुम्हारा कोई नहीं। इसीलिए मालिक की पर्सनल चीजों को जो है वो कभी भी हम किस में अकाउंट नहीं करते, अकाउंट्स में नहीं करते। समझ आ गया। तो अभी तक दो बताए, पहला अकाउंटिंग जो हम करेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। दूसरा, प्रोप्राइटर की जो सारी की सारी पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उसके पर्सनल सारी की सारी चीजें होंगे, उसको हम अकाउंट्स में कहीं भी नहीं रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मालिक ने कार खरीद दी तो हम उसको कहीं भी नहीं इग्नोर करेंगे, क्योंकि हम तो बिजनेस के अकाउंट में कर रहे हैं, मालिक से क्या लेना देना है। ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस, आप लोग बाद में लिख लेना खुद ही, मैं कहां लिखूंगा। इन द एब्सेंस ऑफ दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के एब्सेंस में, अगर ये प्रिंसिपल नहीं होता तो हम जो हमारा बिजनेस फर्म है ना, अगर भाई जो हमारा क्या है बिजनेस, उसका प्रॉफिट डिटरमाइन नहीं कर पाते यार, उसका प्रॉफिट डिटरमाइन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बिजनेस और मालिक को अलग नहीं मानते, मालिक के घर के खर्चे मालिक ने जो कमाया वो भी उसी में लिख रहे होते, तो वो जो अकाउंट बनते हो मालिक और बिजनेस के मिलके बनते, तो कहां से बिजनेस का प्रॉफिट आता। इसीलिए कॉन्सेप्ट बोलता है कि मालिक को अलग मानो और बिजनेस को अलग मानो, क्योंकि जब मालिक और बिजनेस अलग अलग माने जाएंगे तो हम सिर्फ मालिक बिजनेस का ही चढ़ाएंगे और तभी तो बिजनेस का ही प्रॉफिट आएगा। तो इसके तीन इम्पैक्ट, पहला अकाउंटिंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करना ही हुई। दूसरा, प्रोप्राइटर के पर्सनल खर्चों को लिखने की जरूरत। इन द एब्सेंस बिजनेस, जब अगर ये प्रिंसिपल नहीं होता तो इस केस में अगर ये प्रिंसिपल नहीं होता तो कभी भी हम बिजनेस फर्म का प्रॉफिट डिटरमाइन नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों को मिक्स हो गया। चौथा, अच्छा आपने एक चीज देखी होगी, जब हम शुरू में अकाउंट्स पढ़ते हैं हमें कुछ ज्यादा पता है। मान लो किसी ने 11th में नहीं पढ़ा, सीधे 12th में आया, या जब मैं भी था तो 11th में मुझे कुछ नहीं आता था, सीधे 12वीं में जब पढ़ना शुरू करा तो बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट में कौन साइड है, ये कौन साइड है, एसेट साइड, और लायबिलिटीज में आप क्या लिखा हुआ देखते थे, कैपिटल ए बी सी, हमारे 3 प्रोप्राइटर हैं, उन तीनों की कैपिटल यहाँ लिखा हुआ देखते थे। तो तब मैं सोचता था यार मालिक का जो पैसा है, शुरू में जब पता चला कि मालिक ने जो पैसा लगाया है, कैपिटल जो लगाई है मालिक ने, वो लायबिलिटी कैसे हो गई हमारे लिए, उधार कैसे हो गया। खुद सोचो ना कि मालिक का लगाया हुआ पैसा उधार, मालिक का लगाया हुआ उधार थोड़ी होता पैसा। ये इसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक है। ये चौथा पॉइंट यही है कि जो कैपिटल है ना उसे हम लायबिलिटी मानते हैं। क्या मानते हैं? लायबिलिटी। ये इसी प्रिंसिपल के मुताबिक बिजनेस क्या कहता है, बिजनेस कहता है कोई मालिक, मैं मालिक से अलग हूं, कोई हमारा मालिक बोलता है ये जो एबीसी है ना, जो तुम मालिक हो, मैंने तुमसे क्या ले रखा है, सिर्फ लोन ले रखा है, उधार ले रखा है, जो तुमने मेरे वहां कैपिटल लगाई ना, उधार ले रखा है, इस पर मैं तुम्हें ब्याज भी दूंगा, जिसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलता है बस इसलिए तुम अलग और मैं अलग, हमारा कोई मालिक नहीं है, सिर्फ मैंने तुमसे क्या ले रखा है, कैपिटल ले रखा, उधार एक दिन से लौटा दूं, इसलिए बिजनेस मान रहा है कि एक दिन से लौटाया जाएगा, इसलिए कैपिटल को किस साइड लिखा जाता है, लायबिलिटी, क्योंकि बिजनेस अलग मान के चलता है। समझ आ गया? तो जो हमारी कैपिटल है वो कौन साइड दिखाई जाती है, लायबिलिटी, क्योंकि हम मानते हैं कि हमने मालिक से उधार ले रखा है, एक दिन लौटाएंगे। तभी तुमने देखा हो बहुत चैप्टर, जैसे डेथ, किसी की डेथ हो जाती है सबसे पहले जब अकाउंट बनाते हैं उसका, जैसे बी की डेथ है तो 20 कैपिटल अकाउंट, जब डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो सबसे पहले बाई बैलेंस वीडियो उसकी कैपिटल ही लौटाते हैं कि भैया मर गया, ठीक है अपनी कैपिटल ले जाओ बस। समझ आ रहा है? उसके घर वालों को कैपिटल देते हैं, तो कैपिटल जो है उसको हम क्या मानते हैं, अपनी लायबिलिटी मानते हैं। इसी के मुताबिक और इंटरेस्ट भी देते हैं। इसी के मुताबिक देखो, जो पैसा देखो हम मालिक के लगाए हुए पैसे को तो उधार मान रहे हैं, कह रहे हैं एक दिन तेरे को लौटाएंगे, तो तुम जानते हो कि ड्राइंग्स क्या होता है, जब मालिक अपने पर्सनल खर्चों के लिए हमारे बिजनेस से पैसा ले जाता है। जैसे मैं अकाउंटेंट हूं, मालिक आया बोला जरा 50,000 रुपए दे दो, मैंने कहा क्यों, बोला मेरे बेटे का बर्थडे है ले जा रहा हूं,
तो ले जा रहे हैं ना, तो मैं उसको बोलूंगा भाई हमारा कोई मालिक, तू भी कोई मालिक, ये पैसा भी दे रहा, हम तो बिजनेस के अकाउंटेंट है ना, बिजनेस अलग है, सेपरेट एंटिटी, हमने माना है कि तेरे पैसे को भी लौटाएंगे। तो जो तू पैसा ले जा रहा है ना, इसे हम ड्रॉइंग कहेंगे। क्या कहेंगे? ड्रॉइंग। इसीलिए जो मालिक जो घर को ले जाता है उसको हम क्या मानते हैं? ड्रॉइंग्स भी इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मालिक के खर्चे को माना जाता है। समझ आ गया ना? जो मालिक ले जा रहा है, और इस जब हम उसके लगाए हुए पैसे पर अगर ब्याज दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेंगे भी। तो अगर पूछेगा कि जो ड्रॉइंग का कॉन्सेप्ट है वो किसके मुताबिक है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के मुताबिक ही है। ड्रॉइंग सेपरेट माना जाएगा। समझ आ गया? कैपिटल तुम समझ गए लायबिलिटी साइड में क्यों आता है, तो यही इसके सारे के सारे क्या है? इम्पैक्ट है। किसी को दिक्कत? बड़ा ही सिंपल बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये सेपरेट एंटिटी, मालिक और बिजनेस अलग अलग हैं। हम किसके अकाउंटेंट हैं? हम किसके अकाउंटेंट हैं? बिजनेस के अकाउंटेंट है। इसके इम्पैक्ट ये जरूरी है। पहला, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनल, और दूसरा मालिक के पर्सनल खर्चों के लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा, फर्म का ही प्रॉफिट तभी निकल पाएगा जब यही सोचेंगे, नहीं तो अगर मालिक के खर्चे को भी लिखने लग गए तो कहानी खत्म हो जाएगी। चौथा, कैपिटल जो होती है वो कौन साइड में दिखती है? क्योंकि हम मानते हैं कि मालिक नहीं, हम मानते हैं कि किसी से हमने क्या ले रखा है? उधार ले रखा है। समझ आ गया? और अगला, एक लास्ट बात जो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं, छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा कि जब अगर तुम इस प्रिंसिपल को कभी पढ़ोगे ना, तो इसमें ये लिखता है कि फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू द बिजनेस एंड इट्स ओनर हैज द सेपरेट लीगल एंटिटी। उन दोनों की अलग अलग जो आइडेंटिटी है वो सिर्फ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन इन रियल दोनों क्या है? सेम है। जैसे एक बिजनेस फर्म ने इस बार 50 करोड़ रुपए कमा दिया, बोल रहा मैं अलग हूं मालिक, अभी 50 करोड़ कहां जाएगा, किसको बटे? क्योंकि ये तो असल में कोई नेचुरल पर्सन तो है नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, नहीं किताबों में खाली कागजों में एग्जिस्ट। कहां जाएंगे 50 करोड़? आखिर में किन्हें बटेंगे? मालिकों को। तो असल में दोनों एक ही हैं, रियल में दोनों, सिर्फ अकाउंटिंग करते समय मानना है कि दोनों अलग है। समझ आया? और ये वाला कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया ना? कौन सा कॉन्सेप्ट? कि जो कैपिटल है, जो मालिक का लगाया हुआ पैसा है, आपने देखा होगा, फिर से मैं बात कर रहा हूं, जो मालिक का लगाया हुआ पैसा होता है उसे हम कौन सी साइड में शो करते हैं? लायबिलिटी साइड। तो जो मालिक का लगाया हुआ पैसा ABC जो कैपिटल है उसे लायबिलिटी साइड में हम शो कर रहे होते हैं। इसका मतलब यही है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमें मानते हैं कि बिजनेस अलग है और मालिक अलग है। तो मालिक ने जो हमारे वहां पैसा लगाया, हम मानते हैं कि उसको हमने क्या कर रखा है? उधार ले रखा है। तो ठीक है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी हो गया। अभी तक हम पहुंचते पहुंचते जो है, अगर आप बात करोगे तो हम लगभग 4 पढ़ चुके हैं। 5वां, फिफ्थ, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। कितना हो गया? अगर कितना समय हो गया इसमें? 12 मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, एक और प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको सवाल इसमें से पक्का देखने को मिलेंगे, और किसी भी लेवल के सवाल आएगा, समझ बन गई तो सारे के सारे। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि आप अकाउंट उन्हीं चीजों को करो, अकाउंट मतलब उन्हीं चीजों को बिजनेस में लिखो, उन्हीं चीजों को लिखो जो कि मनी के टर्म्स में मेजर करे जा सकते हैं, जो मनी के टर्म्स में मेजर करे जा सकते हैं। नंबर 1, ओनली दोज बिजनेस ट्रांजैक्शंस शुड बी अकाउंटेड विच आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक हो गया? सिर्फ उन चीजों को लिखो जिसको मनी के टर्म्स में वो हो सकता है। और दूसरा, मनी के टर्म्स में ही अकाउंटिंग करो। दूसरा इसका मतलब है मनी के टर्म्स में क्या करो? अकाउंटिंग करो। मैं समझाना शुरू करता हूं। पहला अलग था, पहला था कि उन चीजों को अकाउंट करो जो मनी के टर्म्स में मेजर करी जा सकती है, पूरे डेफिनेशन बना के लिख लेना तो। और दूसरा ये है कि जो मनी के टर्म्स में क्या करो? अकाउंटिंग। में एग्जांपल देता हूं। पहला क्या बोला मैंने? कि उन्हीं चीजों को अकाउंट करो जो मनी के टर्म्स में क्या हो सकती है? मेजर हो सकती है। जैसे मैं बताता हूं कि जैसे एक बिजनेस फर्म है, उसका मैनेजरियल स्टाफ कमाल की क्वालिटी का, उसका मैनेजर बहुत ही जबरदस्त है। आगे आज भले ही वो बिजनेस फर्म अकाउंट्स में दिख रहा हो कि 2 करोड़ पर ईयर कमा रही है, लेकिन उसका मैनेजरियल स्टाफ इतना है कि अगले 10-15 साल में जो अंदर लोग काम करते हैं उन्हें पता है कि बहुत ऊपर पहुंच जाएगी फर्म। लेकिन ये कभी भी अकाउंट्स में नहीं, क्योंकि किसी की इफिशियंसी, जो मैनेजर की इफिशियंसी, उसे हम मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं। मान लो मालिकों के बीच में या जो मैनेजमेंट है उनके बीच में विवाद चल रहा है, लड़ाई चल रही है अंदर, वो अकाउंट्स में नहीं दिखाया जाएगा। तुम सीधे प्रॉफिट देख रहे हो, प्रॉफिट बहुत जबरदस्त है, लेकिन अंदर का विवाद पता नहीं चलेगा, वो किसके मुताबिक? तो ये पहला वाला, हाँ, कि उन्हीं चीजों को अकाउंट करो जो मनी के टर्म्स में क्या करे जा सकते हैं? मेजर करे जा सकते हैं। ओनली दोज बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी अकाउंटेड व्हिच आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इसीलिए जो
क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जैसे मैंने कहा मैनेजर की एफिशिएंसी, कोई डिस्प्यूट, वो इसी के मुताबिक नहीं दिखाया जाता क्योंकि मनी के टर्म्स से मेजर नहीं। अगला, आप चीजों को मनी के टर्म्स में ही अकाउंट करो। मतलब जैसे मैं 12 कुर्सी खरीद के लाया, 15 टेबल खरीद के लाया, तो अब मैं वहां अकाउंट कर रहा हूं, यहां लिख रहा हूं बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख रहा हूं कि भैया 12 कुर्सी 15 टेबल, ऐसे नहीं लिखना बोल रहा था। 12 कुर्सी खरीदी, एक कुर्सी है 100 रुपए की, तो बोल रहा कि जब आप चेयर लिखोगे ना तो मनी के टर्म्स में लिखो। कितने रुपए लिखो? 12 इंटू 10, 12 इंटू 100, 1200 मनी के टर्म्स में। नंबर में लिखो 12 15 ऐसे। टेबल, एक टेबल 200 रुपए का है तो 15 टेबल कितने 1000 रुपए के हो जाएंगे? तो रुपए में लिखो। ये दूसरा, दो पता चल गए। पहला क्या बोल रहा था कि सिर्फ वही चीजें लिखो जो मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती है। अगर तुम्हारा स्टाफ बहुत अच्छा है, ये है, विवाह चल रहा है, इसको कभी भी नहीं लिखा जाएगा, इसी प्रिंसिपल। दूसरा होता है मनी के टर्म्स में चीजों को लिखो। मतलब 12 टेबल, 15 ये, 20 वो। जैसे मेरा वो है, अगर क्या कहते हैं, मैं बात कर रहा हूँ बिस्किट बनाने वाली कंपनी है तो 500 कुंटल आटा लाए, ऐसा नहीं लिखना है कुंटल में, मनी के कितने रुपए का है वो, समझे? अच्छा, ऐसा क्यों मनी के टर्म्स में क्यों लिखा जाएगा? तुम सोचो, ये देखो, जैसे मैं एसेट्स लिख रहा हूं तो एसेट्स में लिख दिया टेबल 12, चेयर लाया मैं कितनी 15, ऐसी बहुत सारी चीजें लाया हूं मैं, सारी की सारी चीजें यहां पे लिख दूं। इन्हें जोड़ोगे कैसे, मैं जानना चाह रहा हूं। इसका टोटल कैसे होगा? सब अलग अलग है। अब अगर मनी के टर्म्स में हो गए 1200 3000 तो जोड़ा नहीं जाएगा। तो मनी के टर्म्स में इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि सारी चीजें जितनी भी होंगी मनी के टर्म्स में आके ऐड हो जाएंगी, उनका समीशन हो सकता है। तो ये भी सवाल पूछ सकते हैं। आ गया सब। अगर अच्छे लेवल का पेपर बना, खैर यूपी ट्रिपल एस ऐसा पेपर बनाएगा नहीं, हमारे जो अच्छे लेवल के पेपर होते हैं या स्कूलों के जो पेपर होता है उनमें ऐसे सवाल आते हैं उसके कि भैया मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में मनी के टर्म्स में क्यों लिखा जाता है, मैं बता दिए ताकि सबका सम हो सके। नहीं तो ऐसे अलग अलग टर्म्स में लिख के कोई पॉसिबल नहीं है, इसका कोई खास इंपैक्ट भी नहीं है। बता चुका मैं। कितने पॉइंट है इसके अंदर मनी मेजरमेंट के अंदर? 2। पहला कि उन्हीं चीजों को दिखाओ जो मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकते हैं। दूसरा ठीक हो गया, जब आप अकाउंट करोगे तो मनी के टर्म्स में ही अकाउंट करो। 12 टेबल 15 कुर्सी क्वांटिटी में एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो सवाल कुछ भी है, अब आप कर सकते हो। 5 हो गए। नेक्स्ट छठा, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में पहुंच चुका हूं। क्या कहता है जरा? सबसे पहले एक बार थोड़ा सा जल्दीबाजी में आप करते हैं। एक आपने पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, पढ़ा था, सॉरी, एक पढ़ा था गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न ये क्या कहता था कि बिजनेस एक बहुत लंबे समय के लिए चलेगा, अनंत काल के लिए, इंडेफिनिट पीरियड के लिए चलेगा, ऐसा कहता था। तो मान लो जब सुनो देखो, अगर मैं अकाउंट बनाने शुरू करूं, मैं अकाउंटेंट को आज से शुरू कर रहा हूं 1 अप्रैल 2017 से, मेरे को याद आया गोइंग कंसर्न पढ़ा था और बहुत लंबे समय के लिए अकाउंटिंग करनी है। करते रहा। जब मैंने सोचा जिस दिन बिजनेस खत्म होगा उसी दिन अकाउंट बंद करूंगा। और याद रखना, जिस दिन अकाउंट बंद होता है ना, जब हम अकाउंट क्लोज करते हैं तभी उसके रिजल्ट्स निकलते हैं। रिजल्ट मतलब तभी उस दिन आपको क्या पता चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। उसी दिन आपको क्या पता चलेगा, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एसेट्स और लायबिलिटी, दोनों चीज, प्रॉफिट लॉस और एसेट लायबिलिटी से फाइनेंशियल पोजीशन कैसे हालात है, कितने एसेट लायबिलिटी वो उसी दिन पता चलेगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे वही आ रही है कि गोइंग कंसर्न के मुताबिक तो बिजनेस बहुत लंबे समय के लिए चलेगा, तो अकाउंट्स बनाते रहो, रोज बनाते रहो, तो क्लोज कब होगा, जब बिजनेस बंद होगा, और तब तक कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, कोई रिजल्ट ही नहीं निकलेगा, तो यूजर जो है उनको समझ ही नहीं आएगा। इसीलिए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट इसको आगे बढ़ाता है। ये बोलता है ठीक है भैया बिजनेस बहुत लंबे समय के लिए चलेगा मान लो, लेकिन एक काम करो, ये जो बहुत लंबा समय है ना, बहुत लंबा समय है, जैसे मुझे नहीं पता कितना समय, इंफिनिटी तक ये जो समय चलना है, बोलता है इस समय को ना कुछ हिस्सों में बांट लो यार, और हर हिस्सा कितने साल का रखो, 1 साल का रखो। समझा? बोला ये जो लंबे समय का है ना, इसको भाड़ में जाए, इस पूरे समय को कुछ हिस्सों में बांट दो, और इस हर साल के हिस्से को क्या वो अकाउंटिंग पीरियड, 1 साल का जो हिस्सा है इसे ही कह दो अकाउंटिंग पीरियड। और क्या कहता है, हर साल के पहले दिन अकाउंट शुरू करो बनाना, और आखिरी दिन क्या कर दो, अकाउंट्स को क्लोज। पहले दिन हर नया साल जो अकाउंटिंग ईयर शुरू होगा, पहले साल शुरू करो, आखिरी दिन क्लोज कर दो। पहले दिन शुरू करो, आखिरी दिन क्लोज कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा, तो जैसे एक साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 2017 को, तो कब क्लोज होगा,
31 मार्च 2000। तो जिस दिन क्लोज होगा ना उस दिन इसका रिजल्ट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट निकल जाएगा। उस दिन फाइनेंशियल पोजीशन भी पता चलेगी। क्या पता चलेगी? फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट से पता चलती है, हाँ, जिसमें क्या लिखे जाते हैं, लायबिलिटीज और एसेट्स। इसको भी प्लीज एक जॉब पे लिख लेना, बाकी बाद में तो पता चलेगा ये। और जब हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे कि बैलेंस शीट क्या बताती है, बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताती है। और ये जो प्रॉफिट है ये कौन बताता है? ये बताता है ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, या सिर्फ पीएनएल अकाउंट भी बोल सकते हो। ये यहीं पे बता देता हूँ, आगे तो पढ़ेंगे कि प्रॉफिट कौन बताता है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल। तो जब लास्ट दिन जिस दिन अकाउंट क्लोज होंगे उस दिन ये पता चलेगा। आ रहा है? यहाँ देखते रहना, तो उसको हो ही रहा होगा, इसको सुनो। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? गोइंग कंसर्न को बोलता है। गोइंग कंसर्न बोलता है कि लंबे समय के लिए चलेगा, बोलता है, लेकिन लंबे समय के लिए अकाउंट बनाओगे तो क्लोज ही नहीं होगा कभी, यूजर को कुछ जानकारी नहीं मिलेगी। तो ऐसा करो, इस लंबे समय के लिए कुछ हिस्सों में बांट लो, हर हिस्से को 1 साल का मानो, और ऐसे कहो अकाउंटिंग पीरियड। हर साल के पहले दिन अकाउंट शुरू करो, आखिरी दिन क्लोज करो, क्योंकि जब तुम आखिरी दिन क्लोज करोगे तो कुछ कंक्लूजन निकलेगा। हर साल कंक्लूजन निकलेगा ना, हर साल प्रॉफिट पता चलेगा लोगों को, हर साल क्या पता चलेगा? फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब क्या पता चलेगा? क्या नाम है इसका? एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में पता चलेगा। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। स्क्रीन में बगल में लगा है, एक एक लाइन पढ़ना और जो तुम्हें जरूरी लगता है उसे लिख लेना। तो हाईलाइट करा गया है पोर्शन, इसे तो कम से कम जरूर पढ़ना। तो यही बोलता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। समझ आ गया? अच्छा, एक बात और, अकाउंटिंग पीरियड 2 टाइप के होते हैं, मैं इसके बारे में आपको बता दूं। एक होता है कैलेंडर ईयर। कौन सा होता है? जैसे 1 जनवरी 2017 को शुरू होगा तो 31 दिसंबर 2017 को क्या हो जाएगा? क्लोज। तो इसका नाम सिर्फ क्या कहेंगे? 2017। या कोई 1 जनवरी 2018 को शुरू होगा तो 31 दिसंबर 2018 को क्लोज हो जाएगा। 1 जनवरी 2019 को शुरू होगा तो 31 दिसंबर 2019 को क्लोज हो जाएगा। तो इसको एक ही साल में आ जाता है कैलेंडर ईयर। और अगर आप चाहो तो एक होता है कौन सा ईयर? अकाउंटिंग ईयर। ये कब शुरू होता है? 1 अप्रैल 2017 को शुरू हुआ तो कब खत्म होगा? 31 मार्च 2000। ये दोनों के दोनों अकाउंटिंग पीरियड है। मैं कहा था ना पूरे समय को एक साल के पीरियड बांट लिया। तो ये सारी की सारी कहानी है। 1/17। तो अकाउंटिंग पीरियड को अगर मैं लिखना चाहूं तो सिंपल शब्द 2017-18 लिखना पड़ेगा इसे। ये तो एक ही मतलब 17। और तुम जानते हो कि 2017 जो पहला साल है इसमें इसके 9 महीने आए होंगे, अप्रैल से दिसंबर तक। और 18 वाले में सिर्फ 3, जनवरी फरवरी और मार्च। एक अकाउंटिंग ईयर 2 सालों में जाता है। पहले साल में उसके 9 महीने। हमारा स्कूल जो है 1 अप्रैल को नया सेशन शुरू होता है, 31 मार्च को क्लोज हो जाता है। तो वो भी किसके अकॉर्डिंग चल रहा है? अकाउंटिंग ईयर। सारे बैंक भी किसके मुताबिक चलते हैं? अकाउंटिंग ईयर के। ठीक हो गया। अच्छा, एक बात और, तुम बोलोगे भैया अकाउंटिंग ईयर नहीं, लॉ ने कहीं कंपलसरी नहीं कहा है। लॉ ने कहा है जैसे सोल प्रोप्राइटर दोनों में से किसी भी तरीके से अकाउंट बना सकता है, पार्टनरशिप दोनों में से किसी भी तरीके से अकाउंट बना सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपलसरी है अकाउंटिंग ईयर वाला, कंपलसरी। एक इनकम टैक्स के लिए, इनकम टैक्स वाले किसके मुताबिक अकाउंट बनाने पड़ेंगे? अकाउंटिंग ईयर। दूसरा, जो कंपनीज है 2013 कहता है कि जो कंपनी फॉर्म है, मैंने कहा ना सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप तो कैसे भी बना सकते हैं दोनों में से किसी भी तरीके से, लेकिन अगर बात करोगे कंपनीज है 2013 ने मैंडेटरी कर रखा है, कंपनी तो भैया ऐसी बनाएगी। आगे और एक चीज और इसमें बता देता हूँ, इवन जो लिस्टेड कंपनीज हैं, कैसी कंपनीज हैं? लिस्टेड कंपनी, उनको अपने क्वार्टरली अकाउंट्स भी देने पड़ते हैं। समझ आ गया? क्योंकि मैंने कहा था ना, इसका कारण ही बताया तुम्हें कि जो कंपनियां हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर काम करती हैं। ये तो बाकी पार्टनर से वार्टनर छोटे बिजनेस होते हैं, तो जब इतने अरबों खरबों रुपए में काम करते हैं उनके अकाउंट्स अगर 1 साल के देखो तो बहुत बल्कि हो जाए, समझ ही नहीं आएंगे, इतने बड़े बड़े डेटा उसमें होंगे। तो इसमें क्वार्टरली का भी प्रोविजन याद रखना कि कंपल्सरी है सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए। लिस्टेड कंपनी क्या होती है? वो कंपनी जिनके शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना पड़ता है। बाद में अभी कंपनी जब आप पढ़ोगे, कंपनी जब पढ़ोगे कॉर्पोरेट अकाउंट में, तो और अच्छे से उसमें समझ आएगा, जब शेयर डिवेंचर पढ़ने को मिलेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहां तक अभी हम पहुंच चुके। कौन सा कॉन्सेप्ट? अकाउंटिंग। बड़ा सिंपल सा बोलता है। क्या बोलता है भैया? यही बात बोल रहा है कि यार जो पूरा समय है उसको बांट लो। अच्छा, इसका अगर सवाल पूछेगा तो यही है ना, पूरे टाइम को कुछ हिस्सों में बांट लो। इससे क्या होगा? प्रॉफिट निकलेगा, कंक्लूजन निकलेगा, कुछ तो निकलेगा, नहीं तो कहानी खत्म हो जाएगी हमारी। तो यहाँ तक हम अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट को भी पढ़ चुके हैं। अब 6 हो चुके हैं। बगल में स्क्रीन में सब कुछ आपको लिखा हुआ दिख रहा है, प्लीज उनको अच्छे से पढ़ते रहना। 7वें कॉन्सेप्ट की तरफ को मैं बढ़ने जा रहा हूँ, 7th। कौन सा 7th? ये देखते हैं जी अभी कितने आज हमारे हो जाते हैं। बड़ा ही आसान सा है भी, ड्यूअल
एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट की तरफ को अब मैं पढ़ने जा रहा हूं कि ड्यूअल एस्पेक्ट हमारे सामने क्या बोल रहा है और कैसे कैसे बोल रहा है करके। ये तो बड़ा आसान सा है। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन आ गया, कोई सा भी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको आप जब रिकॉर्ड करोगे तो उसको ड्यूअल एस्पेक्ट में रिकॉर्ड करोगे। कैसे रिकॉर्ड करोगे? मतलब कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन दो जगह पे रिकॉर्ड होगा। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल एक बताता हूं, मनी के टर्म्स में करना ना, पता भी बोलता है ये प्लस माइनस वाला है कि अगर कहीं आपने 500 रुपए प्लस किए हैं, वो आ जाएगा ध्यान, अगर कहीं आपने 500 रुपए प्लस किए हैं तो ये बोलता है कि कहीं ना कहीं 500 माइनस भी करने पड़ेंगे, मतलब लास्ट में आप न्यूट्रल कर दो दोनों को। ड्यूअल एंट्री यही कहता है, ड्यूअल एस्पेक्ट, कि अकाउंटिंग में जब भी आप अकाउंटिंग करने जाओगे तो हर चीज को दो जगह अकाउंट करो कम से कम। ठीक हो गया? अगर कहीं आपने प्लस किया है 500 से तो माइनस, या फिर अगर आपने कहीं प्लस 500 से किया है तो कहीं 3-4 में मिला के माइनस जरूर, जैसे एक जगह 100 कर दूं, 200 कर दूं, 150 कर दूं और 50 कर दूं, तो ये 500 है। जितने का 500 प्लस होगा उतने का ही कहीं ना कहीं तुम्हें 500 का माइनस भी देखने को मिलेगा। यही है अकाउंट्स में ऐसे कि अगर एक अकाउंट में प्लस 500 गया तो किसी दूसरे अकाउंट में 500 माइनस भी जरूर होगा, यही अमाउंट। अगर एक अमाउंट कहीं 500 प्लस हो गया तो बहुत सारे अकाउंटों में कहीं ना कहीं माइनस मिला के 500 जरूर एक अमाउंट। इसलिए दोनों दो साइडें बराबर चलेगी, प्लस माइनस, और यही प्लस माइनस को डेबिट और क्रेडिट कह दिया। क्या कह दिया? डेबिट और क्रेडिट। कि अगर आप किसी अमाउंट को कहीं डेबिट कर रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं किसी अकाउंट में क्रेडिट जरूर करो, उसी को कहीं ना कहीं क्रेडिट जरूर करोगे। आ गया? तभी तुमने देखा होगा, जैसे और मैं बताता हूं, जैसे तुमने किसी अकाउंट को डेबिट कर दिया 500 रुपए से, तो ऐसा हो सकता है कि उसके लिए कहीं ना कहीं तुमने 500 का क्रेडिट जरूर करना ही करना पड़ेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर तुमने 500 का डेबिट किया तो क्रेडिट 3-4 अकाउंटों में मिला के कर दिया। ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई? कोई दिक्कत नहीं। तो ड्यूअल एस्पेक्ट बड़ा आसान सा है, सिंपल, बहुत ही सिंपल। क्या कहता है कि हर चीज को कितने जगह अकाउंट करो? दो। जितने, अगर एक जगह कितने का प्लस कर रहे हो तो उतने का ही अमाउंट कहीं ना कहीं माइनस करना जरूरी है। या अगर एक जगह कितने का प्लस किया तो वो अमाउंट 3-4 अकाउंटों में मिलके भी माइनस जरूर होगा, लेकिन होगा 500 रुपए से। ये अगर कहीं डेबिट किया है किसी अकाउंट को तो उस दूसरे अकाउंट को उसके नाम से क्रेडिट जरूर करना पड़ेगा। या अगर किसी एक अकाउंट में डेबिट किया है तो बहुत सारे अकाउंटों में मिला के 500 रुपए क्रेडिट, तभी तो डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर होते हैं। इसी ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से ही एक सिस्टम जो चल रहा है जिसमें अकाउंटिंग करते हैं, किताबों के बाहर में नाम लिखा हुआ ड्यूअल एंट्री का, वो क्या कहते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। किताबों का नाम भी तो डबल एंट्री सिस्टम हो जाता है। तो डबल एंट्री सिस्टम की उत्पत्ति इसी से हुई है। आया कौन सा सिस्टम? डबल एंट्री। इसीलिए तो सब मैच होते रहते हैं। डेबिट है तो उसका क्रेडिट, डेबिट है तो उसका क्रेडिट, बाद में पढ़ाएंगे। लेजर में भी सेम होगा, जितने से कोई डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट उतने से क्रेडिट जरूर होगा। आगे फिर ट्रायल बैलेंस भी उतने से डेबिट क्रेडिट होता है, इसीलिए बैलेंस शीट भी मैच होती है। तो डबल एंट्री सिस्टम इसी से निकला है। किसी को दिक्कत? अच्छा एक चीज और बताए, एक सवाल और पूछा कि बैलेंस शीट की जो दोनों की दोनों बोथ साइड्स नहीं होती, एसेट्स और लायबिलिटीज, ये दोनों मैच होती है तो इक्वल होती है, कह सकते हैं ना, वो भी जीरो है क्योंकि सब बराबर चल रहा है ना। 100 रुपए का एक जगह डेबिट है तो 100 का क्रेडिट जो है, 100 का डेबिट है। हर जब दो बराबर दो हिस्से बराबर ही चलेंगे तो लास्ट तक ही बराबर आएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आखिर बनाई जाती है। तो बैलेंस शीट मैच भी इसी कॉन्सेप्ट की वजह से होती है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो इससे इम्पैक्ट है सारे के सारे, देखते रहना, अगर मैं पीछे इम्पैक्ट नहीं कहा गई तो निकाल लेना खुद ही। डबल एंट्री सिस्टम इससे आया, बैलेंस शीट की बोथ साइड मैच इसी से होती है। तीसरा एक और चीज अगर मैं आपके सामने बताना शुरू करूं तो ये है अकाउंटिंग इक्वेशन भी इसी से बनी है। कौन सी इक्वेशन? अकाउंटिंग। ज्यादा नहीं बताऊंगा, अकाउंटिंग इक्वेशन हम आगे जाके पढ़ने ही वाले हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन सिर्फ इतनी सी है कि एसेट्स बराबर लायबिलिटी, जब पूरी डेप्थ में पढ़ाई जाएगी तब। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो इसी ड्यूअल एस्पेक्ट पे ही बनी है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे। किसी को दिक्कत? तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हम 7 अभी तक पढ़ चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ गया। ड्यूअल एस्पेक्ट बड़ा आसान सा है कि हर एक ट्रांजेक्शन को कितने अकाउंट में कम से कम दिखाना पड़ेगा। कहीं 500 डेबिट किया है तो किसी दूसरे अकाउंट में 500 क्रेडिट करना जरूरी है, या किसी में डेबिट 500 किया है तो 3-4 अकाउंट में मिला के क्रेडिट करना जरूरी है। ऐसा भी तो होता है भी, आगे पता चलेगा जैसे और कंसेप्ट पढ़ोगे। नेक्स्ट ये जरूरी है एक, ठीक। अगले जो एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक लंबा सा भी है यार, थोड़ा सा बड़ा भी है।
8वां या इससे पहले का थोड़ा सा सरल वाला छोटा वाला पढ़ा लेता हूं, उसे कहेंगे ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ये पढ़ा लेते हैं पहले, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ये उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, वो जो दूसरा वाला बड़ा वाला है वो इसके बाद हम देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना, उसको समझने में थोड़ा समय भी लगेगा। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट बड़ी सी सिंपल सी बात कहता है, बोलता है कि जब एक अकाउंटेंट अकाउंटिंग कर रहा होगा तो फ्री फ्रॉम बाइज अकाउंटिंग करे, फ्री फ्रॉम बिना किसी भेदभाव के अकाउंटिंग करे। बाइज आदमी कहते हैं जो किसी भेदभाव कर रहा है, ठीक हो गया। मैंने लिखा है विदाउट एनी बाइस या अनबाइज होकर क्या करे, अकाउंटिंग करे। सिंपल सा, क्यों ऐसा क्यों, ये भी जरूरी है वही कि हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो अपने किसके लिए कर रहे हैं, यूजर्स, उनको तक सही जानकारी तभी जाएगी जब वो अनबाइज होकर काम करेगा। अब अनवाइज होकर काम कैसे करेगा, कैसे पता चलेगी जो उसने काम किया वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई झोल नहीं किया, अकाउंट्स को मैनिपुलेट नहीं किया, बिल्कुल सही अकाउंट रहा। कैसे, तो ये प्रिंसिपल आगे और कहता है कि जब भी आप किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को अकाउंट करेंगे, मैं आप लिख देता हूं, जब भी हम किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, अकाउंट करेंगे, जब भी हम किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को अकाउंट करेंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, या फिर हम कहेंगे वेरीफाइएबल डॉक्यूमेंट, वेरीफाइएबल डॉक्यूमेंट। कोई दिक्कत, अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट सिंपल होता है, जब भी एक अकाउंटेंट अकाउंटिंग करे तो फ्री फ्रॉम बाइस करे, बिना किसी भेदभाव के करो। हमें कैसे पता चलेगा कि भेदभाव नहीं किया भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि उसने क्या नहीं किया, अकाउंट्स को मैनिपुलेट नहीं किया है। तो हमें जो अकाउंट्स को मैनिपुलेट नहीं किया वो अगर पता लगाना है तो सिंपल है कि वो जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन लिख रहा है, अगर वो एक भी रुपए की एंट्री कर रहा है कि हमने इतने का सेल किया, इतना खर्चा किया, यहाँ उतना खर्चा किया, तो उसके पीछे उसके पास कोई ना कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या वेरीफाइएबल डॉक्यूमेंट हो। अब तो ऑडिटिंग हट गई है, तुम जानते हो कि अकाउंटिंग जब खत्म होती है ना तो अकाउंटिंग के बाद क्या शुरू होती है, ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब आपके बनाए हुए अकाउंट्स को चेक करना। तो जब ऑडिट वाले आते हैं ना तो तुम्हारी एंट्री देखेंगे, बोलेंगे अच्छा ये चढ़ा रखा है, बताओ किसके बेस पे चढ़ा है, ले आओ वेरीफाइड डॉक्यूमेंट। तो तुम्हारे पास वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? वो वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट की बात करोगे तो वो वाउचर्स होते हैं बहुत सारे। क्या होते हैं? वाउचर्स, कैश मेमो होते हैं, हम पढ़ेंगे अभी, ये चैप्टर भी आएगा आगे जाके, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स वाला। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, हर चीज का वाउचर होगा। जो भी तुमने लिखा है वो पूछेगा कि भैया दिखाओ है, तो वाउचर होना चाहिए। अगर वाउचर है हर चीज के पीछे तो मतलब तुमने सही अकाउंटिंग करी है, तुमने कोई भी अकाउंट्स को मैनिपुलेट नहीं किया, तुमने अनवाइज होकर जो चीजें थी वो दिखा रखे। नहीं तो आप कुछ भी अगर वेरीफाइड डॉक्यूमेंट खर्चे बढ़ा दोगे, अकाउंट मैनिपुलेट कर दोगे, तो आप जिनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, इन्वेस्टमेंट भी खेच सकते हो, लोग पागल बना के अपने अकाउंट से ज्यादा सही दिखा के। तो इसलिए सिंपल बोलता है ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, अकाउंटेंट अकाउंटिंग करे तो 22 से फ्री होकर करे। 22 फ्री है, कैसे पता चलेगा ये, कि जब भी वो अकाउंटिंग करे तो कोई ना कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसके पीछे हो, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट। ऑडिट वाले वही मांगते हैं, बोलते हैं अच्छे अकाउंटिंग लाओ, वाउचर लाओ, हर चीज का वाउचर जरूर होगा। आगे हर ट्रांजेक्शन वेरीफाई, उसमें सब पता चल जाएगा। 500 रुपए तुमने बोला बेचा है तो ले आओ वाउचर, उसमें दिख जाएगा 500 रुपए बिल। मतलब इसीलिए मैंने कहा था ना, कुछ लोग जो सीए के पास काम करने के 12 के बाद मेरे को बता रहे थे, बोल रहे थे हमें 3 महीने भैया बैठा गया और 3 महीने तक बैठा के एक ही काम करा के हमें सुबह इतने लाके कैश मंगवाओ वाउचर दे देते, हमें उनको डेट वाइज लगाना होता था, ऐसे करके जमीन पे बैठते थे। वो सही बता रहा, बोल रहा था कि जैसे सीए के वहां गए तो बोला पहले हमें दरी पे बैठाते थे, कुछ दिन अगर 10-20 लोग आए होंगे, पहले हमें दरी पे बैठाया जाता था। 3 महीने यही करा, और वहां ऊपर ऐसे करके बोल रहा था कि मान लो ऐसे करके बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे, उसमें सारे अकाउंटेंट बैठे हैं जो अकाउंटिंग कर रहे हैं। ये वाला सबसे सीनियर, वो उससे जूनियर, उससे जूनियर। तो बोला कि उनमें से जैसे किसी कोई फॉर्म ले जाते रहती थी कि हमारे वहां काम, तो वो जब सीटें खाली होती थी जमीन से उठ के वहां बैठा करते थे। फिर 3 महीने तक सिर्फ क्या लगा देते, वाउचर। ये वाउचर लगाएंगे, वहां वाला वाउचर से तो एंट्री करेगा, तो अकाउंटिंग किसी के बेस पे तो होगी। आगे फिर धीरे धीरे करते 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 कुर्सी से उस कुर्सी तक बैठ जाने, बीच में कहीं प्लेसमेंट हो गया, कोई बिजनेस बोल रहा है कि ले जाओ, तो वहां वैसे कनेक्शन हो जाते हैं ना। तो सीए वहां काम करते लोग आते हैं, बोलते हैं कि हमारे लिए अकाउंटिंग कर दो। तो समझ में आ गया डुअल एस्पेक्ट भी। सॉरी, कौन सा चल रहा था, ऑब्जेक्टिविटी। इसके बाद अगर एक बात करोगे तो एक मैचिंग कॉन्सेप्ट है, और थोड़ा सा बड़ा मैचिंग कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसा कुछ खास बड़ा तो उसमें नहीं है,
लेकिन मैं 2-4 चीजें मैचिंग कॉन्सेप्ट के साथ साथ समझाना चाहूंगा, इसलिए बहुत दिक्कत वो दे सकता है, तो समझना चाहते हैं। लंबा हो सकता है मतलब, और कुछ वीडियो लंबा हो जाएगा और तो कुछ नहीं होगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट सुबह तो एक ही क्लास में खत्म हो गया था ना सर ये। मैचिंग कॉन्सेप्ट कितने का हो गया ये वाला? 35 का होगा, कोई दिक्कत नहीं, 15 मिनट लगेंगे, 50 का हो जाएगा ना। कन्वेंशन इसके अगले वाले में देख लेंगे फिर, ठीक है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट की अब हम बात करना शुरू कर रहे हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट सिंपल सी बात कहता है, अच्छा बताया था तो मैचिंग कॉन्सेप्ट किसका एक्सटेंशन था? कोई हाँ नहीं, एक्रूवल का। वो जरूरी था ना वहां पे, मैंने कहा था कि मैचिंग कॉन्सेप्ट एक्रूवल जो है उसी को आगे फर्दर डिफाइन करता है करके। तो मैं बताता हूँ मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे हमको उस वाले अकाउंटिंग पीरियड ने कहा कि जब भी अकाउंट बनाओ तो कितने साल के लिए बनाओ? 1 साल के लिए शुरू करो और साल के आखिरी में क्या कर दो? क्लोज कर दो। हर साल शुरू करो, साल के आखिरी में क्लोज कर दो, ताकि रिजल्ट निकल सके, नहीं तो बेकार हो जाएगा, सालों साल तो बनाते रहो क्लोज नहीं हुआ तो मान लेते हैं ये जो अकाउंट मैं बना रहा हूं आपके सामने, इसका नाम है पीएनएल अकाउंट, और ये बन रहा है 2017 से लेकर। यहाँ पे क्या आएंगे? एक्सपेंसेस। यहाँ पे क्या आएंगी? इनकम। बस थोड़ा सा इसको समझना है। ये कौन साइड होती है? क्रेडिट। ये कौन साइड है हमारी? बस यहाँ पे 2-4 एग्जांपल मैं थोड़ा सा ज्यादा समझाना चाह रहा हूँ, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत अच्छे से समझा सकता था, लेकिन यहीं पे इन्होंने प्रिंसिपल में दे रखा है। इसीलिए बहुत सारे जब 11वीं में पढ़ाते हैं तो सारा पढ़ाने के बाद लास्ट में प्रिंसिपल पढ़ाते हैं, क्योंकि समझ आने आसानी से शुरू होता है। मैं छोटी सी बात तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। और अच्छा, अभी मैं अगर तुम मेरे से बात पूछोगे तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग रट लो, क्योंकि अभी बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा, समझा मैं सारा सकता हूँ, लेकिन जब मैं वहां हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, तब ये तुम्हें आ ही जाना है सारे के सारे, तो ज्यादा बवाल करने का फायदा नहीं है। मैचिंग कॉन्सेप्ट सिंपल ही रखते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जो अगर बात करोगे, मैचिंग कॉन्सेप्ट कह रहा है कि जब आप 1 साल के लिए अकाउंट बना रहे हो तो उसमें सिर्फ उसी साल की इनकम और उसी साल के एक्सपेंस लिखो, ताकि उसी साल का सही प्रॉफिट डिटरमाइन हो सके। मैं अपनी बात फिर से दोहरा रहा हूं। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि जब आप 1 साल का एक अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें उसी साल की इनकम और उसमें उसी साल के खर्चे निकलो। जब उसी साल कमाए हुए पैसे से उसी साल का खर्चा माइनस होगा, तभी तो उसी साल का सही प्रॉफिट आएगा। समझ आ गया? ये बोलता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि द एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर लिख रहा हूं, मस्ट मैच इनकम ऑफ दैट ईयर। मतलब जो 1 साल के खर्चे हैं वो उसी साल की इनकम से मैच होने चाहिए। समझ आ गया ना? टू डिटरमाइन ट्रू प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। उस साल का जो प्रॉफिट है, ट्रू प्रॉफिट या लॉस ऑफ दैट ईयर। अगर किसी साल का, ये कॉन्सेप्ट सिंपल होता है, ये बोलता है मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है, आगे बहुत काम आएगा, जब एनपीओ पढ़ाऊंगा तब बहुत काम आएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट को सिखाऊंगा, उस समय अच्छे से आ जाएगा, लेकिन अभी सिंपल बात कर रहे हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है? मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो इस इनकम है ना वो मैच करनी चाहिए एक्सपेंस से। इनकम और एक्सपेंस मैच करने, मैच मतलब वो इसी साल की होनी चाहिए, बस सेम साल के अगर होंगे तभी तो उसी साल का प्रॉफिट निकलेगा। जैसे मैं एक आध एग्जांपल लेता हूं और फिर तुम्हें समझाना शुरू करता हूं। मान लो इस साल का जो मैंने कमाया वो 1 लाख रुपए कमाया, 2 लाख रुपए कमाया, 5 लाख रुपए कमाया, 3 लाख। तो इस साल कितना हो गया? 5 3 8 2 10 11। कितना लाख कमा लिया? 11 लाख। इस साल के खर्चे हुए 4,50,000 और 2,50,000। कितना हो गए? 4 2 6 7 हो गए। 11 में से अगर 7 माइनस हो जाएंगे तो कितने लाख आ जाएगा? ये तो आता ही होगा सबको। 11 में 7 माइनस हो जाएंगे तो 4 लाख प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब इसी साल की इनकम और इसी साल की एक्सपेंस। अब क्या कहता है, आगे क्या कहता है, मैं थोड़ा और समझा लेता हूँ, समय ले लेते हैं, इस पर कल के दिन नाम आएगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ोगे स्क्रीन पे जब लिखा होगा तो सिंपल यही लिखा होगा कि उसी साल की इनकम और उस इनकम को कमाने में जो उस साल खर्चे लेते उसको लिखो। यही तो है, इनकम को कमाने में उस साल खर्चे लेते यही बोलेगा स्क्रीन को। देख लेना यहाँ पे जो भी लिखा है, आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना, और इसमें लिख रखा है हाईलाइट भी। क्या बोलता है कि जो इस साल की इनकम है और इस साल के इनकम को रेवेन्यू पे कहते हैं। इस साल के इनकम या रेवेन्यू को कमाने में जो इस साल खर्चा लगा है उसे को यहाँ लिखो। इनकम कौन साल की होनी चाहिए? इसी साल की। एक्सपेंस इस साल का होना चाहिए, इसी साल का। इसी साल की इनकम लिखो, इसी साल का, तभी इस साल का प्रॉफिट निकलेगा। याद रखना, इसी साल का मतलब क्या है? इनकम वो जो इस साल कमाया है। कमाते कैसे मैंने बताया था, अगर कोई सामान इस साल बेचा
तो कमा लिया, कोई सर्विस इस साल दी तो कमा ली। खर्चा इस साल का मतलब कैसे पता चलेगा? जो इस साल खर्च किया, कोई गुड्स खरीदा इस साल, इसी साल का, कोई सर्विस खरीदी इस साल, इस साल, ठीक है। पैसा दिया हो ना दिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस साल का होना चाहिए बस वो। अच्छा, वो इनकम, जैसे मान लो 1 लाख रुपए का मैंने सामान किसी को बेचा, उसने कहा पैसे 3 साल बाद दूंगा, क्या उसको यहाँ लिखूंगा? नहीं लिखूंगा, लेकिन इस साल का है लिखूंगा। यही चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना कि मैंने बेच दिया लेकिन बोल रहा पैसा कब दूंगा? बाद में दूंगा, इस समझ आ रहा है ना? इसे कहते हैं अक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। तो अक्रूड इनकम भी आएगी, मतलब आपको दिमाग लगाना है कि इस साल का है तो आएगा। अच्छा, एक आध एग्जांपल और लेते हैं, आप समझो। ऐसा ले लेते हैं, थोड़ा ध्यान सुनना। मान लो 2 साल पहले हमने किसी को सामान बेचा था और वो इस साल आया 17-18 में और मुझे पैसा दे गया, और पैसा दे गया 2,10,000। कितना? 2 लाख। मेरी कहानी ध्यान सुनना, ये 2,10,000 रुपए इस साल मिला है। बेचा कब था सामान? 2 साल पहले। तुमने यहां लिख दिया 2,10,000 लिख दिया, तो ये प्रॉफिट ये 11 से बढ़ के अब कितना हो जाएगा? 13,10,000। 13,10,000 अगर ये हो जाएगा तो ये भी 2 लाख, ये बढ़ नहीं जाएगा 2,10,000 से? ये कितना आ जाएगा? 6 लाख। तुम दुनिया को प्रॉफिट बता रहे हो, भैया प्रॉफिट 6,10,000 हो गया, 6,10,000 हो गया। मैं आया वहां पे, मैंने कहा भैया मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि इसी साल की इनकम, इसी साल का प्रॉफिट, तभी सही प्रॉफिट निकलेगा। मैं बोल रहा है प्रॉफिट गलत है, इस साल का नहीं। तुम बोल लो कैसे नहीं लिया इस साल का? मैंने तो बिल्कुल सही करा, इसी साल की। मैं बोल रहा हूँ भाई, ये जो 2,10,000 रुपए है ना, ये इस साल का नहीं है, ये इस साल मिला है सिर्फ। ये है कब का? पिछले 2 साल का। ये पहले 2 साल पहले वाले P&L अकाउंट में लिखा जाना चाहिए था। ये इनकम थोड़ी इस साल की, कमाया थोड़ी इस साल तुमने। मेरी बात समझ में आ रही है? ये इस साल का बिल्कुल भी, ये इस साल मिला है, तो जो इस साल मिला है वो नहीं लिखा, जो इस साल का है, जो इस साल का है, बस। अच्छा, कोई ऐसा खर्चा आ रहा भाई, अगर तुमने 3 साल बाद का खर्चा अगर तुमने आज ही दे दिया तो इसमें आएगा नहीं आएगा खर्चे साइड में? जो इस साल का है वो आएगा। अगले 3 साल का आज ही दे दिया तो आज देने से मतलब थोड़ी इस साल का होना। मैचिंग मतलब सिंपल होता है, इसी साल का एक्सपेंस, इसी साल की इनकम, तभी इसी साल का प्रॉफिट सही निकलेगा। कोई दिक्कत तो नहीं तो देख लो प्रॉफिट गलत है ना, ये प्रॉफिट ज्यादा है कम है? ज्यादा है, क्योंकि तुमने जबरदस्ती लिख दिया। ऐसे कभी तुम जो इस साल खर्चा पे किया, जैसे मैं उस समय बता रहा था कि मैं अगले 5 साल का रेंट दे दूं, तो अगले 5 साल में से इस साल वाला जो है वो यहाँ आएगा, क्योंकि वो इस साल, अगले 4 साल वाला यहाँ नहीं आएगा। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि वो इस साल का नहीं। तो मैचिंग मतलब सिंपल सा होता है, क्या बोलता है? अगर इसी साल के एक्सपेंस से इसी साल की इनकम जब मैच होगी, तभी इसी साल का क्या निकलेगा? सही ट्रू प्रॉफिट निकलेगा। कोई दिक्कत तो नहीं। इसी के मुताबिक, इसी की वजह से मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, जब आप एडजस्टमेंट पढ़ोगे, इसमें मैंने कुछ लिखा नहीं मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या करता है करके, स्क्रीन पे लिखा है, उसमें से देख लेना। कुछ एग्जांपल देने की कोई जरूरत तो नहीं है ना इसमें। इसी साल की इनकम, इसी साल का खर्चा, तभी इस साल का सही प्रॉफिट निकलेगा, नहीं तो कहानी खराब हो जाएगी। एक छोटा सा इसका इम्पैक्ट मैं बताने जा रहा हूं। देखो 4 होते हैं। एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। एक होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एक होता है, अगर बात करोगे तो अक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। एक होता है अनअर्न्ड इनकम। अक्रूड इनकम को भी आउटस्टैंडिंग इनकम के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, अनअर्न्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पहले ही जो इनकम मिल गई। ये चारों जो है वो P&L अकाउंट में कोई चीज प्लस होता है इनमें से, कोई चीज माइनस। वो इसी मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से होता है। तो सिंपल अगर सवाल आ गया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम जो है वो प्लस या माइनस अगर होते हैं P&L अकाउंट में, तो कौन से कॉन्सेप्ट की वजह से? इसी की वजह से होते हैं। ये अभी रट लिया जाए, क्योंकि तुम बोलोगे कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, जब एग्जांपल दूंगा पढ़ाते समय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तभी अच्छे समझ में आएगा, नहीं तो समझ आएगा। समझ तो आ गया ना मैचिंग कॉन्सेप्ट? इसी साल की इनकम, इसी साल का खर्चा लिखा जाएगा, तभी वो होगा। कुछ चीजें मैं दिखा नहीं रहा, एग्जांपल लूंगा तो और लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन समझा देता हूं। अच्छा, ऐसा मानते हैं मैंने 5 लाख रुपए पे किया आज इंश्योरेंस का, किसका? जिसमें से 1 लाख इस साल का है और 4 साल आगे का दे दिया। आगे का 4 सालों का आ जाएगा प्रीपेड, इस साल का 1 लाख। P&L में कितना आएगा? सिर्फ 1 लाख, खर्चे में 1 लाख आ गया। अच्छा नेक्स्ट, मैंने 5 लाख का सामान आज बेचा, पैसे मिलेंगे 2 साल बाद। लिखना हुआ नहीं लिखना हुआ? लिखना। वो इस साल का है, लिखेंगे, अभी तो सही निकलेगा। मैंने 4 साल पहले
सामान बेचा था, आज उसका पैसा मिला, लिखूं नहीं लिखूं? नहीं, वो इस साल का, अगर उसको लिख दोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खराब बता जाएगा। तो अगर कोई पूछेगा कि करंट ईयर का, लिख लेना सारी सारी चीजें, मैं बोल दे रहा हूँ कि करंट ईयर का ट्रू प्रॉफिट निकालने के लिए, सही प्रॉफिट अगर निकालना चाह रहे हो तो कौन से कॉन्सेप्ट का यूज होगा? मैचिंग कि इसी साल की इनकम मस्ट मैच विद द एक्सपेंस फॉर द ईयर। अगर इनकम उसी साल के एक्सपेंस से मैच करेगी तभी उस साल का सही प्रॉफिट निकलेगा। यही मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है। और ये जो एक इम्पैक्ट है मैंने आपको सारा का सारा बता दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, और ये अर्न इनकम, ये सारे के सारे इसी के उससे लिखे जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अच्छा, अप्रूव्ड इनकम की बात करोगे तो इसे इनकम रिसीवेबल भी इसी को कहा जाता है। हाँ, तुम जब उसको पढ़ोगे जो स्क्रीन पे लिखा है तो इनकम रिसीवेबल, ऐसी इनकम जो मिलने वाली है, बाद में मिलेगी, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, इसी का नाम है। ये भी इसीलिए तो स्क्रीन पे ऐसा भी थोड़ा सा लिखा होगा। अच्छा, एक चीज और बोल रहा है, मैं समझा देता हूँ। ये सारा का सारा आ गया। एक अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें पकड़ लेते हैं लास्ट, एक इम्पैक्ट में ही है। हाँ, मैं इम्पैक्ट में लिख रहा हूँ एक और, ये सारे के सारे तो आप नोट कर ही लेना। इसके साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के जो क्रेडिट में दिखा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करा जाता है? क्रेडिट। वो मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करा जाता है। ये सवाल क्या आ सकता है, कैसे मैं समझाता हूँ, देखो जरा। ये कौन सा अकाउंट है? ट्रेडिंग अकाउंट, समझते हैं? हाँ, समझ में आया। इसमें भी इस साइड इनकम, ऐसा मान के चलो अभी के लिए, ठीक है ना। मैं एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूं और सब लोग समझ जाएंगे, ठीक है ना। इस साल इस साइड खर्चे, इस साइड इनकम। मान लो मैं रेस्टोरेंट वाला हूं, ठीक है। एक फैमिली मेरे वहां आई और कहा कि भैया पनीर बना दो यार हमारे लिए 2 फुल, ठीक। तो पनीर जब बनाना था तो मैंने देखा फ्रिज में कितने का पनीर पड़ा है, 2 फुल का है ना उसमें। फ्रिज में देखा, फ्रिज में पहले से 50 रुपए का पनीर पड़ा था, खर्चा निकालूंगा मैं उसे। तो मैंने देखो सबसे पहले आप 50 रुपए का पनीर लिख दिया मैंने, जो मेरे पास पहले से है। तो देखो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट आता है, इसे कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। कितने का पनीर बना था? 50। खर्चे जोड़ रहा हूँ उसके 50 रुपए। मैंने अपने वहां काम में शेफ हूं, मैं किसी से काम करना था, मैंने भाई जरा 100 रुपए का पनीर और ले गया। क्या मैंने 100 रुपए का पनीर और मंगा दिया? तो वो भी तो खर्चे में जोड़ेगा ना। तो अभी तक टोटल पनीर का खर्चा 150। तो मैंने इसमें जोड़ दिया टू परचेज, इसमें परचेज आता है कितना? 100। पनीर का खर्चा कितना हो गया? 150 रुपए। कितना हो गया? 150 आ गया। उसके बाद इसमें मसाला मजदूरी, मेरी मजदूरी जो मैं सब लगा लोगों के आगे भाई, वो मैंने माना कि वो लग गए 300 रुपए। कितने? 300। तो इस आदमी का टोटल खर्चा कितना हो रहा है? 450। उससे मैंने कह दिया डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या कह दिया? डायरेक्ट 300। तो 450 खर्चा हो रहा है ना। लेकिन देखो ये 50 रुपए का पनीर मैंने पूरा डाला, वो जो 100 रुपए का पनीर और ले गया उसमें से एक टुकड़ा 20 रुपए का बचा के रख दिया, ज्यादा हो गया था। चलो 30 रुपए का 20 रुपए नहीं थे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं क्या ये पूरा 150 का पनीर काम आया? उसको तुम बताने वाले हो कितने रुपए खर्च हुए? वो आगे तो मैंने देखना बोला भाई ये 30 रुपए का पनीर का टुकड़ा बचा है, तुम बोलो 150, ये 30 रुपए बचा भी तो है। इसको माइनस करो, क्या करो? माइनस। अब मैं जब रेस्टोरेंट में बिल बना रहा होगा तो 450 में 30 रुपए माइनस कर दूंगा, और कितना लिख दूंगा? 420। अरे चोरी कर रहा था तो नंबर भी 420 ही आ गया है, देख रहे हैं ना। तो ये जो 30 रुपए माइनस करने पड़ेंगे ना। चलो यहाँ तो तुमने माइनस कर दिया, लेकिन अकाउंट्स में कैसे माइनस करोगे? तो अकाउंट्स में देखो खर्चे इस साइड बढ़ रहे हैं, अगर इसे माइनस करना है तो ऑपोजिट साइड लिखना पड़ेगा, बाई क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। किसके नाम से? बाई क्लोजिंग स्टॉक। कितने रुपए का पनीर बचा था? अब देख लो, उसको बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ साहब ये देखो बिल में था, उसको बता रहा हूँ, देख 3, 4, 450 रुपए खर्च हुआ। ये मेरी मजदूरी तमाम मसाले साले का। ये 100 रुपए का पनीर बाद में लाया, 50 रुपए का बैलेंस था। इस 150 के पनीर में से 30 का पनीर बचा है, तो ये ऑपोजिट साइड लिख के माइनस हो गया। तो खर्चा 450, उसमें से 30 रुपए माइनस कर दो, कितना गया? 400। अब आया कॉन्सेप्ट। यही होता है, अगर आपने किस खर्चा बढ़ चुका है उसे कम करना है तो ऑपोजिट साइड लिखना पड़ेगा। इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट करा जाता है। नहीं तो खर्चा जो है मैंने कहा था ना इसी साल। अच्छा देखो ये 30 रुपए का जो मेरे पास पनीर बचा वो किसी अगले में काम आएगा, अगले इन्वेस्टमेंट में काम नहीं आएगा, किसी अगले वाले आदमी के काम आएगा। तो यही है, एक साल की अकाउंटिंग थी, पहले से मेरे पास सामान इतने का पड़ा था, ये हुआ ये सारा। ये जो 30 रुपए का स्टॉक है ये कौन से साल आएगा काम? तो ये इस साल का खर्चा इसीलिए माइनस करना पड़ा मुझे, क्योंकि जब इसी साल का खर्चा इसी साल की इनकम लिखूं तभी तो इस साल का प्रॉफिट सही निकलेगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत आ रही है। देख रहे हैं ना।
तो इसे यहाँ मैंने इसलिए करा ताकि इस साल का खर्चा सही निकल सके। इस साल का खर्चा 450 है ही नहीं। अब थोड़ा परिवार वाला एग्जाम्पल आता है, बचा रहता है। मेरे पास पहले से इस साल में कोई मैन्युफैक्चरिंग, पहले से रॉ मटेरियल बढ़ा था 50 का और लाया 100 का, और बाकी खर्चे इतने हो गए, तो साल में टोटल खर्चा कितने हो गए? 450 का। देख रहा है ना तुम्हें? लेकिन इसमें से ये जो मटेरियल है उसमें 30 का मटेरियल बच गया, तो खर्चा 420 का है ना। तो ये 30 का मटेरियल कब काम आएगा? अगले साल। ये इस साल का खर्चा तभी मुझे इसे यहाँ करना पड़ा ताकि खर्चा माइनस हो सके, इस साल का सही खर्चा निकल सके, जो कि इतना है सिर्फ 420। इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक को ये भी लिख लेना। उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें लिख ली होंगी। आ गया? अब जो बचा है उसको अगले वीडियो में करते हैं।